नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओंकार चौधरी। कल सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां आई हैं, विशेषकर मीडिया पर, और मीडिया में भी मीडिया के उस पार्ट पर जो आजकल नफरत फैलाने में ज़्यादा लगे हुए दिखाई देते हैं, जुटे हुए दिखाई देते हैं। उनका जो कंटेंट है, उनकी जो प्रोग्रामिंग है, उनके जो गेस्ट हैं जिनको बुलाया जाता है, और एंकर वगैरह भी जिस तरीके के सवाल तय करते हैं और जिस तरीके से उनको आपस में भिड़ाते हैं, और उससे जो एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है समाज में और देश में, और देश के बाहर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं, और तमाम तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं हमारे समाज को लेकर के। और हमने अभी हाल में देखा है, जब 28 अगस्त को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, तो उसके बाद बर्मिंघम के एक शहर में और एक दूसरी जगह किस तरह की वहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुए और धर्म स्थलों को भी निशाना बनाया गया। तो बहुत सारे प्रभाव हम अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं। हालांकि सारा दोष हम मीडिया के ऊपर ही मढ़ दें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मीडिया को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की इधर प्रवृत्ति बढ़ी है। और पहले मीडिया सतर्क रहता था, किसी का टूल आम तौर पर बनने से बचने की कोशिश करता था। इधर ऐसा क्या हुआ है कि मीडिया सहज भाव से अब खुद ही वो सारे मंच उपलब्ध कराने लगा है ऐसे लोगों को या ऐसी संस्थाओं को जिनका मकसद ही शायद समाज को बांटना है और देश को एक तरीके से नफरत की आग में झोंकना है। इसके पीछे चाहे एजेंडा उनका कुछ भी हो। मेरे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हिंदुस्तान दिल्ली के वरिष्ठ संपादक रह चुके प्रमोद जोशी जुड़ रहे हैं। जोशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। नमस्कार। जोशी जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से ये कहा है और फटकार भी लगाई है कि जो एंकर है, जो प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा है, अगर प्रोग्राम में बैठे हुए आपके आमंत्रित अतिथि कुछ भी ऐसा कह रहे हैं जिससे नफरत फैल सकती है, तो उसको वहीं क्यों नहीं रोका जाता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है, और मेरे विचार से अधिकांश जनमानस भी यही चाहता है, कि बेवजह से नफरती बोल ना बोले जाएं एक दूसरे के खिलाफ, या कुछ ऐसी बातें ना कही जाएं। पर क्या जो टीवी चैनल हैं, जो अपना कंटेंट ही कुछ इस तरह का तैयार करते हैं, अतिथि ही कुछ इस तरह के बुलाते हैं, उनका मकसद उससे हल होगा अगर वो इस तरह के लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे बीच में? ओंकार जी, एक तो मीडिया जब हम कहते हैं, मीडिया में अब उसका काफ़ी विस्तार हो गया है। एक समय तक तो मीडिया का मतलब हम अखबार मानते थे और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न वगैरह आया, ऑडियो, वीडियो, रेडियो और अब सोशल मीडिया भी आ गया है उसमें। तो जहाँ तक अखबारी मीडिया का सवाल है, मैं ना तो सुप्रीम कोर्ट ने अखबारी मीडिया के लिए इस तरह की कोई बात ना कही है और ना मैं ऐसी किसी बात का समर्थन करूँगा, क्योंकि ये दुनिया भर में मतलब कम से कम जहाँ भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पैमाना हमारे देश में है, वो लागू होता है, उसमें मीडिया पर किसी भी प्रकार की सेंसरशिप, किसी भी प्रकार की पाबंदी या किसी भी प्रकार की प्री सेंसरशिप का कोई विचार सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो व्यक्ति कहना चाहता है, जो बात कहना चाहता है। मैं अभी आपकी बात को आगे जो दोष है उसके बारे में बात करूँगा, पर जी। मूलतः विचार ये है कि
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बाध होनी चाहिए, जो कोई कहना चाहता है कोई। लेकिन हमारे देश के जो संविधान में जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, जो जिसके तहत ये स्वतंत्रता आती है, ये शुरू में हमारे यहाँ एब्सोल्यूट अधिकार था। इस पर किसी प्रकार की संविधान में पाबंदी नहीं थी। लेकिन शुरू के वर्षों में ही 50-51 में ही 51-52 में ही पहला एक संविधान संशोधन आया, जिसमें इस स्वतंत्रता पर एक प्रकार का अंकुश लगा। अंकुश तो नहीं कह सकते, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, यानी विवेकशील पाबंदियां जो 6-7 एक हैं, जिन पे कि अश्लीलता, अभद्रता, कानून व्यवस्था को बिगाड़ना, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ना, किसी का अपमान करना, यानी कुछ पाबंदियां हैं जो, लेकिन वो पाबंदियां प्री नहीं है, यानी कि प्रकाशन के पहले की नहीं है। अगर प्रकाशन हो जाता है और उसमें कोई खामी होती है, तो आप देखते हैं इस प्रकार के मानहानि के और इसके मुकदमे भी अखबारों पर चलते हैं। उसका भी एक लोगों ने परेशान करने का एक तरीका निकाला था अखबारों को, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता को तबाह करने के लिए, कि 20 शहरों से मुकदमे दर्ज कराने लगे थे। तो उसका फिर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने निदान खोजा कि इन सारे केसेस को हम एक जगह पर ले आए और वहाँ उसकी सुनवाई करें। ये भी एक आपने देखा हाल में नुपुर शर्मा तक के मामले तक ये एक बात आई और फिर वहाँ पर भी एक विवाद खड़ा हुआ। जी, जी। लेकिन जो टेलीविज़न का मीडिया है, वो मीडिया हमारे यहाँ अखबार के अभिव्यक्ति के नियमों के दायरे में नहीं आता। अभी तक कम से कम नहीं रखा गया। वो आता है सिनेमैटोग्राफिक, जो सिनेमा की जो विज़ुअल मीडिया की जो परिभाषा है। तो उसमें सेंसरशिप होती है, जो हमारा सिनेमा है, उसमें भी सेंसरशिप होती है। तो अगर इस प्रकार के मीडिया के लिए जो जिसके जिसके जो विजुअल मीडिया के दुष्परिणाम बहुत तेज होते हैं। जो रिटन मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसकी एक तो बात काफ़ी, उनके पास 200 वर्ष या 300 वर्ष का इतिहास है, जिसमें संयम बरतने का और आत्मनियंत्रण रखने का, इसीलिए वो मीडिया अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, उसकी संस्थाएँ, उसकी फिर भी प्रेस काउंसिल भी है हमारे यहाँ। लेकिन इस मीडिया ने, टेलीविज़न मीडिया ने ये अपेक्षाकृत, अभी हमारे देश में तो 20-22 साल, 25 साल पुराना ही है और दुनिया में और थोड़ा पहले का है, लेकिन अभी परंपराएँ उनके भीतर नहीं है। तो उन परंपराओं को अगर इस मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी है तो, साख बनानी है तो उनको भीतर, अपने भीतर, जैसे अखबारों में आपने देखा है कि गेटकीपर का एक चलन होता है। गेटकीपर का मतलब है कि वो अलग-अलग जगह पर चेक होता है, चीज़ों को, तथ्यों को देखा जाता है कि क्या इसको वेरीफाई कर लिया गया है, इस तथ्य को, क्या इस सिलसिले में दूसरे पक्ष की राय ले ली गई है, क्या 2 राय ली गई हैं या 3 राय ली गई हैं। ये सब चीज़ें एक, पर इस मीडिया में देखा ये गया है कि चला-चली या इनकी आपस की प्रतिद्वंदिता इतनी ज़्यादा है कि अगर एक मीडिया में कोई खबर झूठी चल रही है, तो फ़ौरन बाकी उसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पिट जाएँगे, बजाय वेरीफ़ाई करने। तो इसलिए ये, और इसका प्रभाव फ़ौरन होता है। एक, अगर मैं किसी को कहूँ कि एक किसी को डंडा मारा, तो मैं लिखूँगा तो वो बात अलग होगी, जब बोलूँगा तो अलग होगी। लेकिन अगर आप डंडा मारते हुए किसी को दिखाएँगे, तो उसका प्रभाव अलग होगा। तो इसलिए इस मीडिया के अलग-अलग प्रभाव हैं। मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया या किसी भी मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यदि वो अभिव्यक्ति सामाजिक समस्याएँ खड़ी कर रही है, समाज में विद्वेष पैदा कर रही है, या किसी और प्रकार के, अश्लीलता भी एक प्रकार की खराबी है, दूसरे के प्रति नफ़रत भी खराबी है, तो उनके लिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिशा निर्देश होने चाहिए। ये दिशा निर्देश कौन बनाए, कैसे बनाए, अब ये एक अलग विचार है और वो भी बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम। जोशी जी, हम जानते हैं कि ये अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका है, जनहित याचिका है, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है
कि बहस जो है वो बेलगाम होती जा रही है। हमने और आपने तो देखा है कुछ स्टूडियो में हाथापाई तक की नौबत आई है, वो तो खैर एक अलग विषय है। लेकिन अगर जहरीली बातें की जा रही हैं, नफ़रत फैलाने वाली बातें की जा रही हैं, तो इसके लिए हम एंकर को दोषी मानें, एडिटर को दोषी मानें जो उस बहस का कंटेंट, उसका प्रोग्रामिंग और उसके गेस्ट तय कर रहा है, या मीडिया हाउस को या पूरे मीडिया को ही हम, क्योंकि सारे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। आप किसी भी चैनल को उठा के देखिए तो उनको ऐसा लगता है कि अगर सांप्रदायिकता के विषयों को हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें ज़्यादा गर्मा-गर्मी होगी, ज़्यादा बहसा-बहसी होगी, शायद उसकी ज़्यादा टीआरपी मिलेगी और हमें कमाई का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो कहीं हमारा मीडिया ही तो नहीं गड़बड़ा गया है? नहीं, मीडिया में ही दोष है। बाकी कुछ सामाजिक दोष भी है क्योंकि हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि आखिर ये चीज़ें चलती क्यों हैं? इनको लोग देखते क्यों हैं? इनको मतलब जब खरीदार है तो इसका मतलब है बेचने वाला भी मौजूद है। पर ये तो बात अच्छी नहीं है ना, खरीदार तो दुनिया में पता नहीं एक से एक घटिया चीज़ों को पसंद करेंगे, तो क्या आप वो सब बेचने के लिए तैयार रहेंगे? एक बात ये है कि एंकर हो या एडिटर हो या कोई और हो, मूल बात ये है, देखिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ, कुछ साल पहले तक अब तो मैं किसी शायद चैनल पर नहीं जाता, लेकिन कुछ साल पहले तक मुझे जाने के कुछ जब भी अवसर मिले, कई बार नियमित रूप से रोज़ भी बैठा, तो एक कुछ चैनलों में जो थोड़ी-सी तेज़ चैनल थे, उनका जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनका आग्रह था कि आप थोड़ा तेज़ी से, ज़ोर से, आक्रामक होकर के बोलिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? मैं तो अपने राय को धीमे से और कम शब्दों में और शालीनता से बात करना चाहता हूँ। बोले नहीं, उससे टीआरपी आती है। टीआरपी आती है, एक मुहावरा है जो उसके अंदर चैनल्स के अंदर चलता है। अब रही बात एंकर की या जो भी है, देखिए एंकर को भी दोष देना कोई उचित नहीं है। अगर एंकर एक बार गलती करेगा तो अगली बार किसी और को बैठा दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इसके पीछे वो व्यावसायिक दिमाग काम करता है जो इस पूरे चैनल को चलाता है। कठोर कॉम्पिटिशन है। मूलतः बात ये है कि आपने गौर किया होगा जब भारत में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, शुरू के दिनों में तो ये केवल समाचार का मीडिया था, यानी खबरें देता था। बहस का मीडिया तो ये था नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये बहस का मीडिया है। हर चैनल पर दिन भर किसी न किसी चीज़ पर बहस चलती रहती है। खबरें अब स्क्रॉल पे चली गई हैं, जो मुख्य फ्रेम है उसमें बहस चलती रहती है। जबकि बहस की ज़रूरत नहीं थी, खबरों की ज़रूरत थी। खबर दीजिए आप, ये मीडिया इस मीडिया की महत्ता इस बात में है कि ये हार्ड न्यूज़ फ़ौरन दे सकता है क्योंकि घटना स्थल पर पहुँच कर के कैमरा चीज़ों को जानकारी दे सकता है। सही है। पर इसकी जो बहस होती है, वो वैसी बहस है जिससे समाज के किसी भी छोटे से टुकड़े को या बड़े टुकड़े को फ़ौरन ही सुन कर के उत्तेजना हो सकती है। और कई बार शब्द ऐसे होते हैं जो स्वीकार नहीं किए जाते किसी समुदाय द्वारा किसी खास जगह पर, तो उसको लेकर के दिक्कतें होती हैं। उसमें भी अगर फ़ौरन बोल दिया जाए कि देखिए हम क्षमा चाहते हैं, ये शब्द अच्छा नहीं है, वो भी व्यक्ति जो बोलने वाला कह दे, तो भी बात होती है। लेकिन लोग अड़े रहते हैं और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में आपके सामने हमारे ही मीडिया में कम से कम 10 से ऊपर घटनाएँ मैं आपको बता सकता हूँ, जिसमें दोनों पक्षों ने या तीनों पक्षों ने या कई बार एंकर ने भी थप्पड़बाज़ी की, मारा, पीटा, कुर्सियाँ उठा कर के फेंकी। ये मेरे सामने हुआ है, आपने भी देखा होगा और जो जी, भी जी, जी। हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, उन सबको याद होगा कि ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं। पुरुषों की महिलाओं के साथ हुई है, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी हुई है, बाल घसीटे गए हैं। तो ये ये तो कम से कम एक समझदार समुदाय की या समाज के लिए अच्छी बात नहीं है और वो भी वो लोग हैं, जो या तो बड़े नेता या बड़े किसी सामाजिक स्थान पर रहे होंगे, पार्टियों के प्रवक्ता होंगे, ऐसे लोगों ने ये सब किया। तो ये एक बड़ा शर्म की बात है और अफ़सोस होता है कि ऐसा हमारे बीच में
दूसरे मैं ये जानना चाहता हूँ, हालाँकि इसने आपने संक्षेप में अपनी राय उस पर रख दी थी कि दिशा निर्देश तैयार करना, किसी तरह के अंकुश लगाना, पाबंदियाँ लगाना या निगमित करना, वो मीडिया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इश्यूज़ जारी किए हैं, केंद्र सरकार को भी किए हैं और 2 सप्ताह में जवाब माँगा है। कुछ टिप्पणियाँ भी की हैं कि देश किस ओर जा रहा है और वो क्या केंद्र सरकार इसे सामान्य मुद्दे की तरह ले रही है और नफ़रती भाषण जो है हमारे देश के ताने-बाने में ज़हर घोल रहा है, इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है प्रमोद जी कि मीडिया पर क्या किसी भी तरह का अंकुश लगाना या उसे निगमित करना, किसी भी तरह के दिशा निर्देश जारी करना, ये मीडिया के अपने सम्मान के लिए भी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी किसी भी दृष्टि से ठीक होगा? और अगर ऐसी नौबत आ गई है, बार-बार महसूस की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ को भी कहना पड़ रहा है, तो क्या मीडिया के भीतर से ही अब इस पर सोच विचार करके कोई एक रास्ता अख्तियार करने का समय नहीं आ गया है? देखिए, एक तो मैं जो प्रिंट मीडिया के लिए तो मैंने अपनी राय दी थी कि उस पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसको अपने ऊपर नियंत्रण रखने का, अपने लिए आचार संहिता तय बनाने का विचार होना चाहिए और ऐसा हमारी प्रेस कमीशन में जब भी ये बात आई, एक समय पर इंदिरा गांधी के समय में प्रेस कमीशन ने इस प्रकार की, जो दूसरा प्रेस कमीशन था, लेकिन उसके बाद ये इस बात को स्वीकार किया कि हमें किसी प्रकार की सरकार को आचार संहिता भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सरकार कोई आचार संहिता या कोई विचार देती है तो उसका मतलब है एक प्रकार का अंकुश। लेकिन ये जिस मीडिया की हम इस समय बात कर रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, पर अभी हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी टेलीविज़न के मीडिया पर बात कर रहे हैं। ये मीडिया, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सिनेमैटोग्राफी का मीडिया है और इसको भारत के नियमों के तहत ऑनलाइन, मतलब लाइव कार्यक्रम, बिना सेंसरशिप के कार्यक्रम पेश करने की इजाज़त दी गई है। जी, ये जी। एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, सिनेमा आप नहीं देख सकते जब तक कि सेंसर बोर्ड से पास होकर के नहीं आए। अगर नौबत ये आ जाए कि कल को हर संस्था अपने यहाँ एक कोई ओम्बड्समैन कहिए या कोई लोकायुक्त कहिए या कोई सेंसर कहिए, वो बैठाए और शुरू के दिनों में जब आपने देखा था, जो टॉक्स आती थी, जो डिस्कशन आते थे, वो रिकॉर्डेड होते थे और उसको दोबारा एडिट करके उन अंशों को अलग करके निकाल करके और दिखाया जाता था। लेकिन अब हम लाइव डिबेट देखते हैं और लाइव डिबेट, इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। आपने देखा होगा, लाइव डिबेट अक्सर एक चैनल पर आ रही होती है और वही व्यक्ति किसी दूसरे चैनल पर भी लाइव डिबेट में होता है। तो वो उसके भी तकनीक है कि वो लाइव डिबेट लगती है। कई बार उस लाइव डिबेट को लाइव जैसा बनाया जाता है कि सवाल पहले पूछ के भेज दिए जाते हैं, वो व्यक्ति जवाब देता है, लेकिन एंकर बैठ करके उसको लाइव जैसा आभास दिया करता है। तो ये इस चैनल ने अपने भीतर से कई प्रकार की तकनीकों को विकसित किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा, एक दिल्ली की अध्यापिका के खिलाफ एक चैनल ने मामला खड़ा किया और लोगों ने उस अध्यापिका को कपड़े तक फाड़ दिए। ये बड़ी शर्म की बात थी कि आपको अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने एक झूठी खबर को फैलाया और उसके बाद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो एक सामाजिक एक दोष पैदा हुआ, एक अपराध की भावना पैदा हो गई हमारे भीतर। ऐसा है, हम कुछ भी झूठ फैला दें और फिर उसके बाद उसके दुष्परिणाम समाज भोगता रहे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि प्री मैं नहीं कहता कि प्री सेंसरशिप की जाए, पर किसी न किसी प्रकार से इन सभी चैनलों को या जो लोग इनको संचालित कर रहे हैं, उनको एक आत्मानुशासन का कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है प्रमोद जोशी साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जी, जी।
नमस्कार। नमस्कार।